हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम इस हफ्ते की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस न्यूज़ से मार्केट को क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको इस पूरे हफ्ते की खबर के बारे में बताता हूँ, जिसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि यूके में लॉकडाउन फिर से लग गया है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस न्यूज़ के चलते ही मार्केट ने कल करेक्ट यानी कि थर्सडे को मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन भी दिखाया था। लेकिन यूके में लॉकडाउन जरूर लगा है, लेकिन जो उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो नहीं रुकेगी और ये 9 से 5 बजे के मतलब रात को 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ही लॉकडाउन लगा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बस वो कोरोना से प्रिवेंशन के लिए उन्होंने ये रूल निकाला है। लेकिन आप देखिए 9 से 5 उसके बाद ही मेन ऑफिस खुलते हैं, उस वक्त कोई भी ऑफिस का काम नहीं चलता है। तो इस न्यूज़ से क्या कहते हैं कि भली प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन उससे इतना मार्केट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो एससी का मॉरेटोरियम लोन वाला जो केस था वो अब नवंबर 2 को पोस्टपोन्ड कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं कि लोन को ये जो था ये मतलब पहले 5 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को पोस्टपोन्ड कर दिया था। फिर 12 के बाद इस डेट को 13 को पोस्टपोन्ड किया गया था। फिर 13 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हमने ये बोला है कि वो दोनों मतलब बैंक और जिन लोगों ने 2 करोड़ तक का लोन ले रखा है दोनों की बेनिफिट के लिए एक ऐसा मतलब जो रिजल्ट वो निकालेगी वो उसके बेसिस पे निकालेगी। तो इसी के चलते जिस दिन ये पोस्टपोन्ड हुआ था और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये हियरिंग दी थी तो उसी वजह से बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अप मूवमेंट भी देखने को मिला था। अब ये ओएमओ पैकेज की बात करते हैं। आरबीआई ने क्या कहते हैं 20,000 करोड़ का ओएमओ पैकेज पास कर दिया है। और ओएमओ पैकेज अधिकतर गवर्नमेंट इसलिए निकालती है ताकि जो उसकी जो करेंसी होती है उसमें एक अच्छा खासा लिक्विडिटी मिल सके, इसलिए आरबीआई ओएमओ पैकेज निकालती है। तो ये भी एक अच्छी खबर है बाजार से रिलेटेड। और ये अगले हफ्ते यानी कि मतलब अराउंड 22 अक्टूबर तक ये पास हो जाएगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को 12,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और निफ्टी अगर 12,000 पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है और 12,000 तोड़ने के बाद एक अच्छा अप मूवमेंट दिखाता है तो निफ्टी वहाँ से लगभग 12,500 तक भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए निफ्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इस पूरे वीक में आप देख सकते हो कि निफ्टी ने 12,000 के लेवल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसको तोड़ने में नाकामयाब रहा और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन भी आया और अभी मार्केट लगभग उससे 250 पॉइंट डाउन चल रहा है। अब हम इस बायबैक से रिलेटेड बात करते हैं। अगर आपको बायबैक का मतलब नहीं पता हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस 3,000 रुपये पे बायबैक लेके आ रहा है। और अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो 400 रुपीज़ पे बायबैक लेके आ रहा है और मजेस्को 845 रुपीज़ पे लेके आ रहा है बायबैक। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का अभी लगभग शेयर का प्राइस 2600-2700 के लगभग चल रहा है। तो अगर आपको लगभग 10% का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप इसको बायबैक के लिए ले सकते हो। बाकी विप्रो भी अभी 350 के लगभग चल रहा है तो आप विप्रो के भी ले सकते हो। लेकिन रही बात मजेस्को की तो मार्केट प्राइस ही उससे ज़्यादा चल रही है, तो मजेस्को में मेरे ख्याल से अभी उसका शेयर लेने में कोई मतलब नहीं है। अब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही फिलहाल में नेचुरल गैस के प्राइसेस रिड्यूस कर दिए, मतलब ओएनजीसी को जितना मिनिमम कॉस्ट लगता है गवर्नमेंट ने उससे भी नेचुरल गैस के प्राइस रिड्यूस कर दिए और इसके चलते ओएनजीसी को लगभग 6,000 करोड़ का लॉस हो सकता है। और इसीलिए ओएनजीसी को इतना लॉस होगा तो ओएनजीसी से जो सर्विसेज यूज़ करते हैं आईजीएल और एमजीएल उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि ओएनजीसी को अगर 6,000 करोड़ का लॉस हो रहा है तो वो अकेला तो भुगतेगा नहीं। तो उसके बाद उन्होंने आगे यानी कि आईजीएल और एमजीएल पे भी कॉस्ट बढ़ा दी और उसकी वजह से आईजीएल और एमजीएल के प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुए हैं, इसलिए उनमें भी थोड़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी इस हफ्ते।
अब हम बीपीसीएल की बात करें तो गवर्नमेंट बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने का सोच रहा है और हाल ही फिलहाल में मेरे ख्याल से लगभग 2-3 महीने में बीपीसीएल भी प्राइवेट सेक्टर के पास जा सकता है। अब हम थोड़ी इससे रिलेटेड बात करते हैं, टाटा मोटर्स से रिलेटेड, मतलब जो हमारे इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उन्होंने 4 करोड़ शेयर खरीदे हैं टाटा मोटर्स के सितंबर महीने में। तो टाटा मोटर्स में मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स एक अच्छा परफॉर्मर बन सकता है मोटर्स के सेक्टर्स के अंदर, तो ऐसा उनका मानना है। और अगर उनकी बीवी की बात करें तो उनकी बीवी, जो कि उनका नाम है रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने लगभग 50,000 शेयर टाइटन के बेचे हैं सितंबर महीने में, जो इसका अगर अपन परसेंटेज वाइज देखें तो पूरे टाइटन का 0.01% टेक ये है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50,000 शेयर कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला की अगर टाइटन कंपनी में स्टेक की, तो वो कांस्टेंट ही रहा है, वो अभी भी 4.33% पे है। अब हम क्या कहते हैं, विप्रो की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर हम विप्रो के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो विप्रो का जो प्रॉफिट है वो 3% गिरा है, और तब भी अगर इसका जो रिजल्ट है वो गिरा भी है, लेकिन तब भी कंपनी ने बायबैक निकाला है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो भी बायबैक निकाला है, ऐसा मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है कंपनी का कोई और फैक्टर भी इससे रिलेटेड हो सकता है। तो कंपनी 9,500 करोड़ का बायबैक लेके आ रही है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी 400 रुपये पे बायबैक ला रही है। अब हम माइंडट्री के Q2 रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर हम माइंडट्री के Q2 रिजल्ट्स को अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कंपनी का पिछले साल से कंपैरिजन में 88% क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर ये इससे रिलेटेड ये इसका जो रिजल्ट है वो आज ही आया था, तब भी शेयर में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली थी। क्योंकि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑपरेटर्स लोग हैं उनको पहले से ही पता पड़ गया था कि माइंडट्री के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो उन्होंने पहले ही शेयर के प्राइस को बढ़ा दिया था। अब जब रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छी न्यूज़ सुन के शेयर को खरीदने जाने लगा, तो उसके बाद ऑपरेटर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया और रिटेल इन्वेस्टर्स के कपड़े फट गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप है ना, कभी भी एक पॉजिटिव न्यूज़ को क्या कहते हैं कि एक ऐसे मत समझिए कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। जब तक एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आती है तब तक वो शेयर का प्राइस बढ़ चुका होता है। ऐसे में कल आपको 2 शेयर और लाके बताऊंगा जो कि बहुत बढ़िया रेट पे अभी चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उनमें भी ऐसा ही ऑपरेटर ने गेम खेला है। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो IRCTC ने अभी 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जो जिन जिन लोगों के पास IRCTC के शेयर हैं तो उनके लिए खुशखबरी, उनको पर शेयर का 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। और एनालिस्ट का मानना ये है कि HDFC बैंक के जो Q2 के रिजल्ट हैं वो लगभग 20% बढ़ सकते हैं, ऐसा बड़े बड़े एनालिस्ट लोगों का मानना है। और इसी के चलते HDFC बैंक लगभग 5% की तेजी भी दिखा चुका है पिछले 2 हफ्ते में। अब हम बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज की। अगर हम HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उन्होंने भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.5% का राइज दिखाया है नेट प्रॉफिट में, और उनका प्रॉफिट अभी आया है 3142 करोड़। तो मैं यही बात कर रहा था, अगर आप देखिए HCL टेक्नोलॉजी का रिजल्ट देखिए 18.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तब भी शेयर में आज लगभग 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली। तो मैं यही बोल रहा था कि ऑपरेटर्स लोगों को पहले से ही पता पड़ जाता है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले, तो वो पहले ही शेयर को भगा देते हैं, और उसके बाद जब रिटेल इन्वेस्टर शेयर को खरीदने आता है तब तक शेयर की रेट बढ़ चुकी होती है, और जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है और फिर रिटेल इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कर पाता है, फिर वो घाटे में अपने सौदे को बेच देता है। अब हम साइंड कंपनी के Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 15% की गिरावट देखने को मिली है, और कंपनी के अगर एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 84 करोड़ है। अगर हम साउथ इंडियन बैंक के Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो ये भी प्रॉफिट 23% फॉल हुआ है इसका भी, और वो 65 करोड़ टू बी एग्जैक्ट अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो। और ये साउथ इंडियन बैंक अभी छोटे मोटे बैंक है, इनको तो अभी कोविड के चलते सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसमें इतना प्रॉफिट में गिरावट देख के मैं इतना शॉक भी नहीं हूँ।
कर्नाटका बैंक का क्या कहते हैं कि 119.35 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है उनको, और Q2 पे एक तरीके से देखा जाए तो इनका ऑन ईयर बेसिस पे इसका लगभग 5-6% शेयर बढ़ा भी है, और इसका जो प्री मार्केट था वो भी एक अच्छा खासा शेयर ओपन हुआ था, लेकिन बाद में फिर से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई थी। अब ये है सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे मतलब TCS के बाद जो इंडियन मार्केट के अंदर जो IT सेक्टर कंपनी का जो आता है उसके रिजल्ट की बात करते हैं। उसके अगर रिजल्ट की बात करें तो इन्फोसिस के Q2 के जो नेट प्रॉफिट के रिजल्ट हैं वो उसमें 20.5% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो कंपनी को अभी इस Q2 में 4845 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और मेरे ख्याल से इसमें अभी इन्फोसिस के अंदर लगातार प्रॉफिट बढ़ने का मेन कारण ये है क्योंकि अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और होम के अंदर सर्विसेज से कंपनी के जो एक्सपेंसेस है उसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल, कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को अच्छा खासा मेंटेन कर लिया है, और ज़्यादा एक्सपेंस हो नहीं रहे, तो सीधी बात है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो जिन लोगों के पास इन्फोसिस के शेयर्स पड़े हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इन्फोसिस ने 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और अगर हम इन्फोसिस के डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो ये लगभग 25 से 30 रुपये पूरे साल का डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड के लिए एक बहुत बढ़िया कंपनी है ये, और अपने शेयर होल्डर्स को कभी भी क्या कहते हैं कि उदास नहीं करती है और हमेशा उनको हैप्पी रखती है, तो ये शेयर होल्डर्स का बहुत ध्यान रखती है इन्फोसिस, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। अब ऐसी अफवाह चल रही है कि बाजार में कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम यानी कि जो पर कैपिटा GDP है वो क्या कहते हैं कि बांग्लादेश से भी कम हो सकती है आने वाले 5 सालों में। अब ऐसा तो क्या कहते हैं कि अब इंडिया का क्या कहते हैं कि अगर बांग्लादेश की वैसे भी पॉपुलेशन कम है और थोड़ा अगर उनकी पर कैपिटा GDP ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन ऐसी अफवाहें चल रही है बाजार में, ऐसा कोई करेक्ट अभी गवर्नमेंट या किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब ये तो अगर एक्चुअल जो फिगर्स आएंगे तभी पता पड़ेगा, लेकिन इससे चलते थोड़ा बाजार में मेरे ख्याल से इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये है सबसे बड़ी न्यूज़, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है सितंबर महीने में। और अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें एक्सपोर्ट की तो इंडिया के सितंबर महीने में $27.58 बिलियन का कम इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी इंडिया में एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू हो गया है, और इंडिया यहाँ पे सस्ते में बना के बाहर एक अच्छे खासे रेट पे बेच रहा है, और इससे सीधा कट ये इंडिकेट हो रहा है कि इंडिया की जो मोनोपोली है और इंडिया में क्या कहते हैं अच्छा खासा कैश इनफ्लो भी हो रहा है। और इसी के चलते अगर इंडिया के जो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इसी के चलते अगर आप देखोगे कि डॉलर भी थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, तो उसका ये रीज़न भी हो सकता है। और अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स में आप देख सकते हो लगभग 19.6% की गिरावट देखने को मिली है। अब 19.6% की गिरावट बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, और ये सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया पूरा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे ये फिगर अगर हर बार थोड़े थोड़े डिक्रीज होते रहेंगे तो पूरा इंडिया आने वाले साल में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और मेरे ख्याल से तो अभी एक तरीके से देखा जाए अगर इंडिया आत्मनिर्भर बनता है तो इंडिया अपने ही घर में अगर प्रोड्यूस करेगा और अपने ही लोगों को अगर उस प्रोडक्ट को देगा तो इसके इंडिया में एक अच्छा खासा इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और इंडिया में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है। और ये लास्ट तो है ये, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो IPO आ रहा है वो क्या कहते हैं 20 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। बढ़िया IPO है। लिस्टिंग गेन के लिए इसको मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि इसको अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत अनसर्टेन चीज़ें हो रही है, क्या मालूम आपका पैसा ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा फुल टू यस होगा, आप इस IPO में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था इस वीक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मेरे को लग रहा था कि आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये न्यूज़ मैं फ्राइडे को लेके आया हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये न्यूज़ मैं आपको वीकेंड पे लेके आऊँ, मतलब सैटरडे या संडे दोनों दिन में से कोई एक दिन में अगर मैं ये वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर इससे ये वीडियो आपको वीकेंड पे दे दूँगा।
तो मैं होप करता हूँ कि आपको सारी न्यूज़ समझ में आ गई होगी, और अगर आपको सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूँ, और क्या कहते हैं कि और मुझे फ्यूचर में ऐसा और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।